गुल्लू ने अपनी चाल चलकर इस बार तो सिद्धार्थ को देविका रानी माथुर के सामने आने से रोक लिया था, लेकिन वो जानता था कि उसका गेम ज्यादा लंबा नहीं चलने वाला है। अगर दोनों लोग यानी देविका रानी माथुर और सिद्धार्थ एक ही शहर में हैं, तो वो बहुत जल्द एक दूसरे से टकराएंगे। इसलिए गुल्लू के दिमाग में सिद्धार्थ को कुछ दिनों के लिए, जब तक सिद्धार्थ को देवयानी के बारे में कुछ जानकारी हासिल नहीं हो जाती, तब तक के लिए जयपुर सिटी से दूर करने का प्लान चलने लगा था। लेकिन वो कैसे इस प्लान को अंजाम देने वाला था, इसका खुलासा होना अभी बाकी था, क्योंकि महेश की बिगड़ी तबीयत के बीच सिद्धार्थ को उनके पास से दूर ले जाना गुल्लू के लिए एक टेढ़ी खीर साबित होने वाला था। इसलिए गुल्लू पर काफी मेहनत पड़ने वाली थी। इधर गुल्लू सिद्धार्थ को महेश से दूर ले जाने के बारे में सोच रहा था, और उधर दूसरी तरफ सिद्धार्थ अपने पिता के पास बैठकर बात कर रहा था। और तभी वीरेंद्र शर्मा का फोन बजा और फोन पर रुक्मणी थी। रुक्मणी का फोन आने पर वीरेंद्र शर्मा उनके पास से उठकर चले गए थे। इधर हॉस्पिटल में ये सब घटित हो रहा था, और उधर दूसरी तरफ एक लड़की पैदल ही जयपुर की गलियों से होते हुए जा रही थी। इस लड़की ने अपने चेहरे पर मास्क लगाया हुआ था और एक टाइट ट्रैक सूट पहना हुआ था। उसकी आंखों पर एक काला चश्मा था, और उसके साथ साथ उसने सिर पर एक टोपी लगा रखी थी। उस लड़की की चाल ढाल को देखने से ये साफ पता चल रहा था कि वो किसी मिशन पर है। और इसी बीच वो एक घर के सामने पहुंच गई थी, और उस घर के सामने पहुंचकर उसने दरवाजा खटखटा दिया था, जिसके बाद उस दरवाजे को एक आदमी ने खोल दिया था। और जैसे ही दरवाजा खुला कि वो आदमी उस लड़की को देखते ही चौंक गया था। तुम यहाँ क्या करने आई हो? इतना कहकर उस आदमी ने उस लड़की को अपने घर के अंदर खींच लिया था। जिस आदमी ने उस लड़की को खींचा था वो और कोई नहीं बल्कि सोमांश था। सोमांश वही पुलिस इंस्पेक्टर था जिसने देविका रानी माथुर को रेड बिल्डिंग से बाहर निकाला था, और उसके बाद ये केस हाई लेवल पर चला गया था। क्योंकि जब सोमांश ने देविका रानी माथुर को जयपुर सिटी हॉस्पिटल में एडमिट किया था, तब उनकी सिक्योरिटी ब्रीच हुआ था। और ये सिक्योरिटी ब्रीच और किसी ने नहीं बल्कि रानी और विक्रम ने किया था, जिन्होंने देविका रानी माथुर को तब देख लिया था जब सोमांश उन्हें मेंटल हॉस्पिटल से बाहर लेकर आ रहा था। रानी और विक्रम ने देविका रानी माथुर की सिक्योरिटी ब्रीच इसलिए की थी क्योंकि वो रिया माथुर के पास ये संदेश पहुंचाकर कि उसकी मां जिंदा है और उनके पास है, मोटा पैसा वसूलना चाहते थे। और इसलिए उन्होंने रिया माथुर के सेक्रेटरी अमन नायक को कॉल भी किया था, लेकिन उस टाइम उसका फोन बिजी आ रहा था। और इससे पहले कि वो दोबारा कुछ करते, उनको रॉबर्ट ने पकड़ लिया था। रॉबर्ट सिंडिकेट के ऊपर हुए हमले की कड़ी तलाशते हुए रानी और विक्रम के पास पहुंच गया था, और उसने रानी और विक्रम से सिद्धार्थ का नाम निकलवा लिया था। लेकिन इससे पहले कि रॉबर्ट सिद्धार्थ तक पहुंचता कि राज संबंध में सिंडिकेट की ही एक गैंग ईगल गैंग पर हमला हो गया था, और उसके बाद सिद्धार्थ को पकड़ने का प्लान फेल हो गया था। और फिर राजस्थान आते वक्त मास्कमैन और रॉबर्ट अचानक से गायब हो गए थे। सोमांश ने जब उस लड़की को देखा तो वो बहुत ज्यादा घबरा गया था, क्योंकि शायद वो नहीं चाहता था कि उसे कोई उस लड़की के साथ देखे। एक जरूरी सूचना देनी थी आपको सर, इसलिए मुझे आना पड़ा। इतना कहते हुए उस लड़की ने अपने सिर से टोपी उतार दी थी, और उसके साथ साथ अपना मास्क भी उतार दिया था। ये लड़की और कोई नहीं बल्कि सीमा राजपूत थी, जो देविका रानी माथुर की सिक्योरिटी में तैनात थी। रानी और विक्रम के द्वारा सिक्योरिटी ब्रिज किए जाने के बाद जब सुमांश को देविका रानी माथुर के केस से हटाया गया, तो सुमांश को बहुत बुरा लगा था, क्योंकि उसने अपनी जान पर खेलकर इस केस का खुलासा किया था, और उसकी मेहनत ऐसे जाया चली जाए ये बात उसको मंजूर नहीं थी। हालांकि डीएसपी शर्मा भी कम होनहार नहीं थे, लेकिन सुमांश जितना शार्प माइंडेड था उतना शायद ही राजस्थान पुलिस में कोई था। इसलिए जब सुमांश को देविका रानी माथुर इस हालत में मिली, तो वो समझ गया था कि अगर एक औरत को छुपाने के लिए इतनी बड़ी कहानी गढ़ी गई, पिशाच और चुड़ैल होने का जिक्र किया गया, जिसके राज को छुपाने के लिए एक औरत और मेंटल हॉस्पिटल के चीफ मीणा ने अपनी जान तक दे दी, उसके पीछे कोई बहुत बड़ा राज होगा। लेकिन ये राज क्या था और आखिर ऐसा क्यों किया गया था, ये जानने की सुमांश को तलब लग गई थी, और फिर उसने खोजबीन चालू कर दी थी, और तब से उसकी खोजबीन ही चल रही थी। चूंकि सीमा को सुमांश ने ही ट्रेनिंग दी थी, इसलिए सीमा सबसे छुपते हुए देविका रानी माथुर की हर खबर सुमांश तक पहुंचा रही थी। कैसी सूचना? सुमांश ने सीमा से सवाल किया। आज एक लड़के का पालतू जानवर जयपुर ट्रॉमा केयर के बाहर बीमार पड़ गया था, और जब हम लोग उसके पास खड़े थे तो मैडम ने उस लड़के को एक वेटनरी डॉक्टर का पता बताया। सीमा ने सुमांश से कहा। हाँ तो?
इसमें कौन सी बड़ी बात है? तो जो यहाँ का होगा उसे तो जानकारी होगी ही कि उसके आसपास क्या है। सोमांश ने लापरवाही से जवाब दिया और सीमा के लिए कॉफी बनाने के लिए किचन की तरफ बढ़ गया था। एग्जैक्टली सर, इसका मतलब क्या समझे आप? सीमा उसके पीछे पीछे चलते हुए बोली, और जैसे ही उसने इतना कहा कि सोमांश के बढ़ते हुए कदम अचानक से रुक गए थे। इसका मतलब कि मैडम यहीं जयपुर की हैं। जैसे ही सोमांश ने यह कहा कि सीमा के चेहरे पर खुशी बिखरती चली गई थी। हाँ सर, और सिर्फ जयपुर की नहीं, जयपुर में किसी बड़े घर की बेटी या बहू है, क्योंकि जयपुर के एक आम आदमी को वेटनरी डॉक्टर का पता याद नहीं होगा। ये उस इंसान को ही याद होगा जिसके पास तमाम जानवर हों। सीमा ने अपनी बात खत्म करते हुए कहा और चुप हो गई थी। इतनी खबर मिलने के बाद अब सोमांश के चेहरे पर एक रौनक बिखर गई थी। उसे इस बात का एहसास हो गया था कि हो ना हो वो अब इस रहस्यमयी महिला का राज बाहर लाने में कामयाब हो जाएगा। सोमांश भले ही इस बात पर अब थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंट होने लगा था कि वो इस महिला का राज बाहर लाने में कामयाब हो जाएगा, लेकिन उसे इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि इसके बाद जो होने वाला है वो कितनों की जिंदगी को उलट पलट कर रख देगा। इधर सोमांश मैडम यानी देविका रानी माथुर के राज को बाहर लाने के बारे में सोच रहा था, और उधर दूसरी तरफ गुल्लू किसी भी तरह इस राज को सिद्धार्थ से छुपा कर रखने के बारे में सोच रहा था। सिद्धार्थ अभी भी महेश के पास बैठा बातें कर रहा था, और दूसरी तरफ बीरेन शर्मा बाहर खड़े रुक्मिणी से बातें कर रहे थे। रुक्मिणी उनसे महेश की तबीयत के बारे में सवाल कर रही थी, और वो उसे हर एक सवाल का जवाब दे रहे थे। उनके चेहरे पर हर पल बदलती भाव भंगिमाएं इस बात का सबूत थी कि उनको रुक्मिणी को सच बताना बहुत दर्दीला लग रहा था। ठीक है माँ, चलिए मैं आपको कमरे तक छोड़ देता हूँ, मैं और गुल्लू पिताजी के साथ रुकेंगे। सिद्धार्थ ने लंबी सांस भरते हुए कहा, और उसके बाद उठकर खड़ा हो गया था। कमरा? घर भी ले लिया क्या तूने यहाँ? निर्मला ने चौंकते हुए कहा। अरे नहीं माँ, घर कहाँ से लूंगा, इतने पैसे कहाँ है मेरे पास। पृथ्वीराज अंकल का घर है, उन्होंने हमें रुकने के लिए दिया है ताकि हमें ज्यादा मेहनत मशक्कत ना करनी पड़े। सिद्धार्थ ने अपनी माँ की तरफ देखते हुए कहा, और उसके बाद अपनी माँ के साथ बाहर आ गया था। बाहर बीरेन अभी भी बातें कर रहे थे, और उन्होंने जब सिद्धार्थ को बाहर आते देखा तो वो चुप हो गए थे, और बाद में बात करता हूँ इतना कहकर फोन काट दिया था और सिद्धार्थ की तरफ चल पड़े थे। एक बात बता सिद्धार्थ, तूने पृथ्वीराज जी के ऊपर ऐसा कौन सा जादू चलाया है जिसकी वजह से वो तेरे ऊपर इतना खुश हैं? बाहर आने के बाद निर्मला ने सवाल किया, लेकिन इससे पहले कि सिद्धार्थ उन्हें कोई जवाब देता कि तब तक बीरेन शर्मा वहां आ गए और बोले, इसने उनके बेटे की जान बचाई थी निर्मला, और वो उसी एहसान का बदला चुका रहे हैं। बीरेन शर्मा के इतना कहने पर निर्मला और सिद्धार्थ दोनों चौंक गए थे। निर्मला इसलिए चौंकी क्योंकि वो जानना चाहती थी कि उनके बेटे ने मंत्री जी के बेटे की जान कैसे बचाई थी, और सिद्धार्थ इसलिए चौंका कि बीरेन अंकल माँ के सामने ऐसी बातें क्यों कर रहे थे। उसके बाद जब निर्मला ने सिद्धार्थ से इस बारे में सवाल किया तो सिद्धार्थ ने एक फेक एक्सीडेंट की स्टोरी गढ़कर निर्मला को सुना दी थी, जिसके बाद निर्मला अपने बेटे की दिलेरी को सुनकर खुश हो गई थी और फिर सिद्धार्थ से चलने को कह दिया था। इन्हें कहाँ लेकर जा रहे हो सिद्धार्थ? निर्मला के मुंह से चलने की बात सुनकर बीरेन ने सिद्धार्थ से सवाल किया। मैं इनको कमरे तक छोड़ने जा रहा हूं, सिद्धार्थ ने जवाब दिया। कहाँ? बीरेन ने आगे कहा। यहीं बगल में है, पृथ्वीराज अंकल ने दिया है, सिद्धार्थ ने जवाब दिया। अरे छोड़ो, इनको वहां लेकर मत जाओ, अकेले बोर हो जाएंगे। एक काम करो, तुम वहां जाकर रुक जाना गुल्लू के साथ, मैं गुरबचन और निर्मला गांव जा रहे हैं। बीरेन ने सिद्धार्थ की ओर देखते हुए कहा। गांव कहाँ? बिसलपुर? सिद्धार्थ चौंकते हुए बोला। हाँ, बीरेन ने जवाब दिया, लेकिन इससे पहले कि सिद्धार्थ कुछ बोलता कि निर्मला खुद ही बोल पड़ी। मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं महेश जी को छोड़कर गांव नहीं जा सकती, मुझे इनके पास ही रुकना है। निर्मला के सिरे से मना कर देने के बाद अब बीरेन के पास और कोई ऑप्शन नहीं बचा था। वो जबरदस्ती तो निर्मला को लेकर जा नहीं सकता था, इसलिए उसने सिद्धार्थ और निर्मला को वहां से जाने दिया और खुद अंदर चला गया था। सिद्धार्थ कुछ देर बाद जब लौटा तो उसने देखा कि बीरेन अंकल अभी भी वहीं बैठे हुए थे, जबकि गुरबचन वहां पर नहीं था। क्या हुआ अंकल, गुरबचन भाई कहाँ गए? उनको अकेले बैठा देखकर सिद्धार्थ ने सवाल किया। उसको मैंने गांव भेज दिया, बीरेन ने सिद्धार्थ को जवाब देते हुए कहा। अरे अकेले? सिद्धार्थ चौंकते हुए बोला। हाँ और क्या, वो बच्चा थोड़े ही है, पहुंच जाएगा, और अभिमन्यु को मैंने बस अड्डे पर आने के लिए कह दिया है, वो आकर उसे ले जाएगा।
बीरेन ने सिद्धार्थ की ओर देखते हुए जवाब दिया। और आप क्यों नहीं गए? सिद्धार्थ ने बीरेन शर्मा की ओर देखते हुए सवाल किया। मेरा मन नहीं हुआ जाने का, बीरेन शर्मा ने सिद्धार्थ को जवाब दिया। चूंकि सिद्धार्थ ये बात बहुत अच्छे से जानता था कि वो बीरेन अंकल से ज्यादा सवाल जवाब नहीं कर सकता। अगर उसने ऐसा किया तो उसे डांट दिया जाएगा, इसलिए वो वहीं चुप हो गया और फिर गुल्लू को वहां से लेकर बाहर आ गया था। क्या हुआ गुल्लू, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या? सिद्धार्थ ने अचानक से गुल्लू से सवाल किया और सिद्धार्थ के अचानक से सवाल करने की वजह से गुल्लू थोड़ा सा सकपका गया था। मैं एकदम ठीक हूं, क्यों, क्या हुआ? गुल्लू ने सिद्धार्थ से सवाल किया। नहीं, तुम मुझे ठीक नहीं लग रहे हो, कुछ तो गड़बड़ है, वरना तुम्हारा मुंह ऐसे नहीं लटका रहता था। सिद्धार्थ ने गुल्लू से कहा और फिर हॉस्पिटल की सीढ़ियों पर बैठ गया था और उसने गुल्लू को अपने हाथों में उठा लिया था और उसकी आंखों में देखने लगा था। अरे नीचे उतारो यार, क्यों लटका दिए हो? गुल्लू उसके सवाल को टालते हुए बोला। नहीं, जब तक तुम जवाब नहीं दोगे कि तुम्हारा मुंह क्यों लटका हुआ है, तब तक मैं तुम्हें नीचे नहीं उतारूंगा। सिद्धार्थ ने इतना कहते हुए गुल्लू को हिलाना शुरू कर दिया था। ये उसके प्यार करने का तरीका था। कुछ देर तक वो गुल्लू को हिलाता रहा और उसके बाद जब गुल्लू को ऐसा लगा कि सिद्धार्थ मजाक मजाक में उसकी हालत खराब कर देगा, तो वो सिद्धार्थ की ओर देखते हुए बोला, उतारो नीचे, अभी बताता हूँ, उतारो, अभी बताता हूँ। उसके इतना कहने के बाद सिद्धार्थ ने उसे नीचे उतार दिया था। हाँ, अब बताओ, सिद्धार्थ ने सवाल किया। मैं इसलिए टेंशन में हूं क्योंकि मुझे इंद्रनगर की बहुत फिक्र हो रही है। गुल्लू ने सिद्धार्थ का ध्यान इंद्रनगर के ऊपर फोकस कराने की कोशिश की। फिक्र तो मुझे भी हो रही है। सोचो, तुमने सिर्फ कहानी सुनी है वहां हो रही बर्बादी की, और मैंने तो उस बर्बादी को अपनी आंखों से देखा है। मैंने जो देवयानी की आवाज में पीड़ा थी उसे महसूस किया है। सिद्धार्थ ने मायूसी के साथ कहा। सिर्फ फिक्र करने से कुछ नहीं होगा सिद्धार्थ, हमें देवयानी को ढूंढना होगा, गुल्लू ने कहा। लेकिन कैसे? सिद्धार्थ ने गुल्लू से सवाल किया और ये सवाल सुनते ही गुल्लू के चेहरे पर जो उदासी थी वो अचानक से गायब हो गई थी और उसकी जगह एक स्माइल ने ले ली थी, जो कि इस बात का सबूत दे रही थी कि गुल्लू ने अपने दिमाग में जो प्लान बनाया था वो कामयाब हो गया था। आखिर क्या है गुल्लू का प्लान, और क्या सोमांश और सीमा लगा लेंगे देविका रानी माथुर के बारे में पता, या फिर सिद्धार्थ करेगा इसका खुलासा? क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए भूमिपुत्र सिर्फ पॉकेट एफएम पर।